नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मणिपुर को लेकर एक्शन में अमित शाह, स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई हाई लेवल बैठक, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसान 20,000 करोड़ रुपए की राशि 17वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18-19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक से की मुलाकात, दोनों देशों में होने वाले है बड़ा समझौता। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद एवं लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसान 20,000 करोड़ रुपए की राशि 17वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18-19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री 18 जून को शाम लगभग 5 बजे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी की पहली यात्रा है। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए जाएंगे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक से की मुलाकात, दोनों देशों में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत पहुंच गए। उन्होंने भारत पहुंचकर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। सुलिवान क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICET की मीटिंग में शामिल हुए। वो एनएसए के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। वो आपसी हितों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी भी करेंगे। वे दोनों देशों के अंतर विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ICET की पहली वार्षिक समझौते आज एनएसए भारतीय उद्योग परिषद की तरफ से इंडस्ट्री के CEO के साथ आयोजित भारत US सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। एनएसए सुलिवान ने पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। इससे पहले वो फरवरी में भारत आने वाले थे, पर उन्हें उस वक्त दौरा टालना पड़ा था। हम आपको बता दें कि अब वे 2 दिन तक अपनी भारत यात्रा पर हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते हो रहे मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के अरागम इलाके के गुड़ियाजन में रविवार देर रात मुठभेड़ हो गई। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अरागम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की और तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी फंसे हुए थे। अभी भी एक आतंकवादी की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 आतंकी हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बांदीपुरा जिले के आरागम इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद एवं लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पेपर लीक को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से बरतने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार पेपर लीक को लेकर
सख्त कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है, जिसको वह जल्द धरातल पर लागू कर देगी। यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं को फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद पेपर लीक की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें आरओ, एआरओ, यूपीएसएससी, पीईटी और यूपीटीईटी के पेपर लीक की घटनाएं भी शामिल है। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसलिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल होगा। पेपर लीक कानून के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि योगी सरकार के नेतृत्व में पेपर लीक थोड़ा सख्त एक्शन, तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, कश्मीर के लिए अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान, बोले घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोके। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवाद हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को जम्मू में जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव तरीकों से आतंकवादियों पर कार्रवाई कर एक मिसाल बनाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और समन्वित तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय पर जोर देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोका जाएगा, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, ना किसी डिवाइस से कनेक्ट। हैकिंग के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के नेता आमने सामने आ गए। अब विपक्षी नेताओं के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि आज जो खबर आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड ब्लोन सिस्टम है, खबर पूरी तरह से गलत है। हमने पेपर को नोटिस इशू किया है। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी का धारा 505 और 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि हम कोर्ट ऑर्डर के बिना सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दे सकते, पुलिस को भी नहीं। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर आप यह मानते हैं कि विपक्ष फिर से 4D ईवीएम पे अपने हार का ठीकरा, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने में मौसम बाधा, सेना और वायुसेना ने संभाला जिम्मा, सभी मंत्री विधायकों को दिए गए मदद के आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिक्किम में बुधवार रात को भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग टूट जाने के बाद फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने में खराब मौसम अभी भी बाधा बना हुआ है। वायुसेना ने शनिवार को फंसे पर्यटकों को निकालने को लेकर अपनी ओर से पूरी तैयारी तो की, लेकिन बचाव अभियान अभी शुरू नहीं हो पाया है। गंगोटक में मौसम विभाग के निदेशक गोपीनाथ राहा ने कहा कि उत्तरी सिक्किम में अभी भी बारिश हो रही है। काले बादलों की वजह से घना कोहरा जैसी स्थिति है। अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। इसी बीच कुछ पर्यटक गंगोटक से सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी पहुंचे। अगली बड़ी खबर की तरफ, कश्मीर में मोदी सरकार का विकास देख तिलमिलाए पाकिस्तान, भागा पहुंचा वर्ल्ड बैंक। भारत ने कहा आओ तुम भी देख लो। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जम्मू और कश्मीर में कई विकास परियोजनाएं चल रही है। इनमें एक बड़ी संख्या केंद्र शासित राज्य की जल संपदा के दोहने के लिए
पन बिजली परियोजना की है, मगर पाकिस्तान को इस पर भी नाराजगी है। भारत अपने इलाके में क्यों नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वह खुद तो अपने इलाके में विकास नहीं कर पा रहा और पीओके को इस तरह से चीन के हवाले कर चुका है। मगर उसने इस पर आपत्ति जाहिर किया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच नदियों के जल बंटवारे समझौता को उल्लंघन करार दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे पाकिस्तान के साथ नदी जल बंटवारे को कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान को इससे संतोष नहीं है, वह खुद अपनी आंखों से इसे देखना चाहता है। इसके लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद है। साथ ही भारत जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना पर बातचीत के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों की एक टीम भी भारत आएगी। यह टीम उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी जिन पर इस्लामाबाद ने आपत्ति जताई है। यह पूरी बातचीत विश्व बैंक के सहयोग से 1960 के सिंधु जल संधि के नियमों के। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का हो रहा है विकास, तो वीडियो जिला का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर चर्चा, 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में 4 जगहों पर हमले किए, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इन हमलों के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हमले किए। इन हमलों में 10 तीर्थयात्रियों की मौत के साथ सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि इन हमलों में 7 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग घायल हुए। वहीं कठुआ जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो ही जलाए को कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद महासागर में नहीं चलने देंगे किसी की भी मनमानी, न्याय स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दो कि चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमें मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने यहां पूर्वी नौसेना कमान की तैयारी की समीक्षा के लिए दूसरी बार रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने यह पहली यात्रा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा और सर्वजन मजबूत करना है। वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को मत्स्य न्याय क्षेत्र नहीं बनने देगा। भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित करेगी कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक क्षमता और सैन्य ताकत के बल पर किसी भी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता या रणनीति को दबा या कुचल न सके। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समुद्री सुरक्षा को सेना के साथ मिलकर और मजबूत करेगी सरकार, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। G7 में हिस्सा लेकर भारत रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, निज्जर पन्नू विवाद के बीच ट्रूडो बाइडेन से भी हुई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी 14 जून को देर रात इटली से भारत के लिए रवाना हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेजबानी के लिए इटली की सरकार और लोगों को शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही प्रोडक्टिव दिन रहा। वैश्विक नेताओं से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय को फायदा हो और भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी एक्शन मोड में 2 हफ्तों में मांगी लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट, मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदर्श आचार संहिता खत्म होते एक बार फिर सख्त तेवर में नजर आ रहे। उन्होंने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए, साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खास नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, साथ ही 2 हफ्तों में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गए। राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में लापरवाह अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले हफ्ते भारत आ रही प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई समझौतों पर लगा सकती है मोहर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूती देने के लिए अगले सप्ताह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि शेख हसीना 21 जून को अपनी यात्रा शुरू करने वाली है और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करने वाली है। वार्ता के दौरान कई समझौतों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई गई है। एक सूत्र ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर केंद्रित होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में प्रगति पर है। बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदारी है और यह सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिक मामलों सहित अन्य क्षेत्र पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते छूने नई ऊंचाई। तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात, जारी करेंगे सम्मान निधि की किस्त। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर किसानों से बातचीत करेंगे और उनके द्वारा उगाई गई सभी फलों को देखेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा 300 योजनाओं को आवास की सौगात भी दी जाएगी। 18 जून को प्रधानमंत्री काशी में किसानों से न केवल संवाद करेंगे बल्कि करीब 300 किसानों को आवास में उपहार में देने वाले हैं। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 21 किसानों से मुलाकात करने वाले हैं और उनके द्वारा उगाई गई फसलों के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भेजी जाएगी। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान किसान द्वारा उत्पाद के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर किसान समानता के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए लिए जा रहे कई लाभकारी फैसले। तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डल झील किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आतंकी हमलों के बीच बड़ा संदेश, तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते करीब 1 सप्ताह से आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ गई है। वैष्णो देवी के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ तो उसके बाद 3 और अटैक हुए थे। इन आतंकी हमलों के बाद हालात की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इस बीच खबर है कि 21 जून यानी योग दिवस के मौके पर वह श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के विजिट सूत्रों का कहना है कि डल झील के किनारे आयोजन की तैयारियां होने लगी। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजन के इंतजाम तक में जुटे हुए हैं। डल झील के पास ही बने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून की शाम को ही श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो 21 तारीख को सुबह योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते हाई प्रोफाइल इवेंट है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सप्ताह एसपीजी की टीम श्रीनगर पहुंचेगी और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने का आदेश दिया है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस योग दिवस पर दे सकते हैं आतंकियों को कड़ा संदेश, तो वीडियो ही जलाकर और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जैश कमांडर रिहान, साथी समय ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गांव में मुठभेड़ के दौरान जैश का कमांडर रिहान और उसका साथी मारा गया है।
सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सेना के संपर्क में थे। जैश कमांडर रिहान के अलावा उसका निजी सुरक्षा अधिकारी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जो वेपन और उपकरण इन कर्नों यूज करते हैं, इन आतंकियों के पास सुरक्षा बलों की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस वाली M4 राइफल और नाइट स्कोप मिला है। इन डिवाइस का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना करते हैं। सेना के अधिकारियों को संदेह है कि रिहान और उसका साथी पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंगों में भारत में आतंकी हमले तेज करने और सेना को कैसे नुकसान पहुंचाना, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं राजौरी के नासोड़ा सेक्टर में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।